हेलो बच्चों, दिखाई पड़ रहा हूं मैं? आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो बच्चों, दिखाई पड़ रहा हूं मैं? हेलो एवरीवन। क्या हाल सभी के? बढ़िया एकदम। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया। जय हिंद जय हिंद। बबीता आई लव यू। बबीता क्या कर रही हो तुम ये? हाँ, सी इफ आई एम योर सर देन बबीता इज योर मैम, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर हर। हाँ सर, डाउट? अरे शुरू तो होने दो, अभी क्या डाउट? लेक्चर शुरू नहीं हुआ, डाउट पहले आ गया। और बताओ, क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। आज हमारा फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही एक और लेक्चर है। आज प्री एडवांस लेवल चलेगा। पहले बेसिक आया, अब प्री एडवांस, और इसके बाद आएगा एडवांस। ठीक है, लेवल बढ़ेगा। कल की डीपीपी लगा ली तुम लोग ने? इस बार डीपीपी का सोल्यूशन थोड़ा दूसरी तरह से कोशिश करेंगे, संडे को ही कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। हाँ, अपने को सिलेबस भी भगाना है थोड़ा सा। वैसे सिलेबस का इशू इतना है नहीं, सेट डेट पे सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कल कोशिश करेंगे कि आपको डीपीपी का सोल्यूशन दे दिया जाए, है ना। अभी टेंशन नहीं लो, अभी जेई और नीट के लिए भी अभी सिलेबस कम होगा, है ना। एनटीए से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो अभी एनटीए वाले ये बोल रहे हैं कि जब आपका स्कूल ओपन होगा, कब होगा? 13-14 सितंबर शायद, है ना। तो जब आपका स्कूल रीओपन हो जाएगा, उसके बाद एनटीए जेई और नीट की डेट बताएगा 2021 की, जो कि डेफिनेटली आगे जाएगी, जो हमेशा जो डेट रहती है उससे आगे जाएगी, है ना। जनवरी में तो कोई चांस नहीं है जेई मेंस का भी इस बार। अभी तो ये वाला जेई होगा, और बोर्ड की डेट भी जहाँ तक है आगे जाएगी। तो सिलेबस का एकदम टेंशन मत लो, आराम से एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाई करो। सभी डेट आगे जानी है। हाँ, मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सभी डेट आगे जानी है। भले ही वो आपकी 2021 बोर्ड की हो, 2021 जेई मेंस की हो, 2021 जेई एडवांस की हो, 2021 के नीट की हो, सभी डेट, सभी की सभी डेट आगे की तरफ भागनी है, सभी की सभी। तो अपना सिलेबस एकदम मस्त मक्खन की तरह हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लो। अब डेट मेरी बात हुई नहीं, है ना। पोखरियाल साहब से मेरे चाय वाय पे एकदम डिस्कशन तो होता नहीं है कि बताइए साहब क्या सोचा आपने, है ना। तो बबीता का शायद होता हो, बबीता के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है भैया। तो बबीता से मैं पूछ लूँगा इस बारे में, ठीक है। तो आज का एक छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। प्री एडवांस करेंगे आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। शुरू किया जाए आज का लेक्चर। तैयार है अभी आप लोग? सभी लोग जुड़ जाएं। 5000 विद्यार्थी जुड़ जाने चाहिए, 5000। 5000, है ना। एंड बच्चों, डू शेयर अ लाइक, डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। नहीं, शेयर मत करना, पता चला रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हैं, पायरेसी। ले भाई, सर ने बोला था शेयर कर रहा हूं। मुझे पता चला टेलीग्राम पे कई लोग मेरे वीडियो बेचना स्टार्ट कर दिए। अरे कितने में बेचोगे? 999 में मैं बेच दूंगा। इससे सस्ता कोर्स ला के दिखा दो, मैं बताऊं। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई आज का लेक्चर। तैयार हैं आप ही लोग, सभी लोग? चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और आज है उसका लेक्चर नंबर 16। काफी ये डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर को। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हो और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि ये चैप्टर आपका एकदम बढ़िया से स्ट्रांग हो जाए, है ना। यहां से शुरू के 3-4 चैप्टर लंबे लंबे हैं। ये लंबा है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी लंबा है, उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लंबा है, उसके बाद सभी चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे होंगे एक्सेप्ट फॉर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के सिवा इन 4 चैप्टर के बाद कोई भी चैप्टर इतना लेंदी नहीं है। शुरुआत के 4 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर आपके काफी लेंदी होंगे और यहां के कॉन्सेप्ट्स हम आगे भी यूज करेंगे। उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इतना चुकू सा चैप्टर है, चुकू सा, इतना छोटा सा, है ना। उसके बाद अपना आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी एक छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट, छोटा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और चुकू सा चैप्टर,
उसके बाद एक बड़ा चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स, फिर छोटा सा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद मॉडर्न में छोटे 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 चैप्टर हैं, बहुत ही छोटे, मतलब 5-5 टर्म में खत्म हो जाएंगे ऐसे चैप्टर्स आपको वहां पे मिलेंगे, है ना। डुअल नेचर हो गया, है ना, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, न्यूक्लियाई में काफी पार्ट काट भी दिया, देखो कटता है कि नहीं, रे ऑप्टिक्स में भी काफी पार्ट काटा गया बोर्ड से, जेई नीट से कटता है कि नहीं तब तक ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ के बाद आपका इस 4 चैप्टर के बाद कोई भी चैप्टर इतना लेंदी नहीं मिलना एक्सेप्ट फॉर रे ऑप्टिक्स। तो इसके बाद सिलेबस भागेगा, एकदम टेंशन लो, सिलेबस की एकदम टेंशन मत लो, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सिलेबस को, आप बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। अपन डीपीपी के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी ऐसी लाएंगे कि संडे को रिकॉर्डेड दे दिया या डीपीपी का सोल्यूशन हैंड रिटन दे दिया, कुछ उसको चेंज करना पड़ेगा जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेविंग हो। तो शुरू किया जाए। यस, माय नेम इज अरक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला। शुरू करें, चलो भाई। टुडेज गोल, आज का गोल क्या है, फिर से आज पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज है इसका पार्ट 2, आज होगा प्री एडवांस लेवल। इसके पहले हमने बेसिक एकदम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CE, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 2 कैपेसिटर हैं तो C इज इक्वल्स टू C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं तो C/n। फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़े इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है, n कैपेसिटर्स हो जाएंगे तो NC हो जाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके ऊपर बेसिक सवाल किए। तो आपको एक बढ़िया डीपीपी दी हुई है, डीपीपी का सोल्यूशन होपफुली कल आ जाएगा आपका, तो आपको उसको भी जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो आज थोड़े से अच्छे सवाल आएंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे सवाल लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आप यहां पढ़ रहे हो, यही लॉजिक यूज होंगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। फॉर्मूला बदल जाएगा पर लॉजिक एकदम सेम रहेगी। तो शुरू करते हैं, आ जाओ, सवालों से शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल, आज सिर्फ और सिर्फ सवाल है आज की क्लास में, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें ऐसे वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वायर कनेक्शन वाले सवाल हमें कैसे डील करने हैं ये हमें आज समझ में आना है, ठीक है। अभी तो कोई बफरिंग नहीं कर रहा है, क्लास बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो हमें वायर्ड कनेक्शन वाले सवालों को आज डील करना है। जैसे यहां से सी लगा है और यहां पे वायर्ड कनेक्शन है, हाँ ये बोर्ड का ही सिलेबस है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों ऐसे सवाल के लिए आपको एक पोटेंशियल मेथड सीखना होता है, नाम दे रहे हैं वैसे कुछ होता नहीं है, क्या सीखना है, पोटेंशियल मेथड। कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है पोटेंशियल मेथड। बच्चों एक बात समझो, अगर किसी वायर में इस जगह पे पोटेंशियल V है, ध्यान से सुन लो, यहां पे पोटेंशियल V है, और रास्ते में कोई कैपेसिटर, कोई रेजिस्टर, कोई इंडक्टर कुछ नहीं आया, रास्ते में कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर, कोई रेजिस्टर, कोई बैटरी, कोई सर्किट का एलिमेंट नहीं आता, तो अगर यहां पोटेंशियल V है तो इस एंड पे भी पोटेंशियल V होगा। एक सिंपल, अगर हमारे पास वायर है, उसके एक एंड पे पोटेंशियल V है तो दूसरे एंड पे भी पोटेंशियल V होगा, अगर बीच में कोई सर्किट का एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, ये सब अगर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां लगाएंगे। मान लेते हैं ए का पोटेंशियल ए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लेते हैं ए का पोटेंशियल ए है, ठीक है। अब यहां से वायर चला, अब यहां से वायर चला, कोई सर्किट का एलिमेंट नहीं आया, तो इस जगह पे भी पोटेंशियल कितना है, ए। फिर यहां से वायर चला, ना रेजिस्टर, ना कैपेसिटर, ना इंडक्टर, ना बैटरी, तो यहां का पोटेंशियल भी ए। इसी तरह से इस तरफ आओ, इस जगह का पोटेंशियल बी है, यहां से चले ना रजिस्टर, ना कैपेसिटर, ना इंडक्टर, तो यहां का पोटेंशियल बी, यहां का पोटेंशियल बी माना तो यहां का पोटेंशियल बी। फिर यहां से चले ना कोई रजिस्टर, ना कैपेसिटर, ना इंडक्टर, तो इस जगह का पोटेंशियल बी। मैंने बताया अगर एक वायर के एक एंड पे पोटेंशियल बी है तो उस वायर के दूसरे एंड पे भी पोटेंशियल बी होगा, प्रोवाइडेड बीच में कोई सर्किट का एलिमेंट ना हो। जैसे यहां पे देखा, यहां पे हमने माना पोटेंशियल ए, कोई एलिमेंट नहीं ए, ये वायर कनेक्ट हुआ, ये भी कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा वाला लिया बी, अभी बढ़िया सवाल आएंगे हैं। यहां पे हमने लिया पोटेंशियल बी, है ना, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आया, यहाँ पे भी बी, और यहां से कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी बी। देखो ये दोनों वायर जुड़े हैं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं, तो जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का। ये दोनों वायर जुड़े हुए हैं, मतलब ये वायर जुड़ा हुआ है,
तो जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां का। अब ध्यान से देखो हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ए और यहां पे लिख लेता हूं बी। चलो अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये किन दो टर्मिनल के बीच लगा है, ए और बी के बीच में, तो यहां बना लेते हैं एक कैपेसिटर ऐसे, सी किसके बीच में, ए और बी के बीच में। चलो ये हो गया। दूसरा वाला कैपेसिटर देखो किसके बीच में है, बी और ए के बीच में, यानी इन्हीं दोनों के बीच में है, तो ये दूसरा वाला कैपेसिटर बना लिया सी, ए और बी के बीच में। चलो ये भी हो गया। तीसरा वाला कैपेसिटर देखो किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, यानी तीसरा कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, तो तीसरा भी ये, तो तीसरा भी कवर, तीनों कैपेसिटर कवर हो गए। तो जो देखने में कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम लग रहा था असल में कुछ नहीं था, ए और बी के बीच में क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, कोई नई चीज नहीं है। ए और बी के बीच में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी 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 तीनों किसमें है, पैरेलल में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू सी प्लस सी प्लस सी, पैरेलल में यही होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना हो गया आंसर 3C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3C। बोलो आया, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, इसके और बढ़िया बढ़िया सवाल लाएंगे। क्लियर है, यस और नो, बोलो क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो इसको करके दिखाओ। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, find equivalent capacitance between A and B, find equivalent capacitance between A and B, बताओ क्या आ रहा, क्या आ रहा, क्या आ रहा। एक बच्चा पूछ रहा V सेम क्यों है, समझो बच्चों, समझो इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको एक नया मेथड बताया, पोटेंशियल मेथड, ठीक है। अरे कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है सर्किट की, पोटेंशियल मेथड। मैंने कहा मान लो यहां से यहां एक वायर है, इस वायर के बीच में ना कोई रजिस्टर, ना कोई कैपेसिटर, ना कोई इंडक्टर, ना कोई बैटरी, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं। बच्चों अगर इस जगह पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, ड्रॉप मतलब पोटेंशियल गिरा नहीं, कहीं पोटेंशियल खपा नहीं, किसी ने पोटेंशियल को खाया नहीं, तो यहां पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यही इसकी कहानी है, क्या कि यहां का जो पोटेंशियल है वो यहां का भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड बीच में कोई सर्किट एलिमेंट ना हो। अब देखो मैंने ये सवाल सॉल्व किया, मैंने कैसे किया, आ जाओ देखो। मैंने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो A, तो यहां से जब आगे बढ़े तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, इसका पोटेंशियल A माना, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, तो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हुआ A। अब देखो ये वायर से कनेक्शन है, इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ नहीं है, तो जो यहां का पोटेंशियल वो यहां का पोटेंशियल। आप वायर से जब दो पॉइंट को जोड़ दोगे, एक सिंपल वायर से, जिस वायर में कोई रजिस्टर, कैपेसिटर कुछ नहीं हो, अगर आप वायर से दो पॉइंट जोड़ देते हो तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा यहां का पोटेंशियल भी, आगे बढ़े कोई एलिमेंट नहीं है, यहां का पोटेंशियल भी। अब देखो इसको यहां से एक वायर से जोड़ा है, बीच में कोई सर्किट का एलिमेंट नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, पोटेंशियल कहीं यूज नहीं हुआ, तो बच्चों यहां पोटेंशियल भी तो यहां भी पोटेंशियल भी। अब ध्यान से देखो, आपको यहां पे दो ही टर्मिनल दिख रहे हैं, ए और बी, तो मैंने यहां बना लिया ए, यहां बना लिया बी, ठीक। अब पहला वाला कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो मैंने कहा ये लो भाई सी बन गया। दूसरा वाला कैपेसिटर किसके बीच में है, बी और ए के बीच में है, सी। तीसरा वाला कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, सी। अब ध्यान से देखो असल में क्या है, निकालना क्या था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए और बी के बीच में तीनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना हो गया 3C। पर याद रखना क्या इसके बीच में कोई एलिमेंट ना हो,
यहीं बीच में अगर एक रेजिस्टर लगा होता खेल बिगड़ जाता। यहीं बीच में अगर कोई एक रेजिस्टर लगा होता तो इन दोनों जगह का पोटेंशियल सेम नहीं होता। यहीं बीच में कोई कैपेसिटर लगा होता तो इन दोनों जगह का पोटेंशियल सेम नहीं होता। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। चलो इसको बताओ, चलो इसको बताओ, अब इसको बताओ, अब इसको बताओ। वी ड्रॉप तब करता है जब कोई सर्किट का एलिमेंट आता है। वी ड्रॉप कब करेगा? जब आपके पास कोई सर्किट का एलिमेंट होगा, जब कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या तो वी ड्रॉप करता है या तो वी गेन होता है, मतलब पोटेंशियल या तो गिरता है या तो पोटेंशियल बढ़ता है जब कोई सर्किट एलिमेंट होता है। इसको करते हैं, आ जाओ। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चों यहां का पोटेंशियल ए मान लो, चलते 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 इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, इधर भी चलते 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 इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए, इधर भी चलते 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 यहां का पोटेंशियल भी ए हो जाएगा। देखो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, ध्यान देना, ध्यान दो, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं। यहां का पोटेंशियल ए, चलते 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 यहां का पोटेंशियल ए, ऊपर चले कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, पोटेंशियल ए, नीचे चले यहां का भी ए, और यहां भी कोई सर्किट एलिमेंट अभी नहीं दिख रहा, तो इस जगह का भी पोटेंशियल ए हो गया। ठीक है, अब आगे जाने पे ए नहीं रहेगा क्योंकि बीच में एक सर्किट एलिमेंट आ गया। ये मत कहना कि यहां जाके यहां भी ए कर दे, नहीं कर सकते, बीच में एक कैपेसिटर है। ये मत कहना कि यहां से यहां भी ए कर दे, नहीं कर सकते, बीच में एक कैपेसिटर है। यहां का पोटेंशियल बी मान लो, इस जगह का पोटेंशियल बी, ऊपर जाके यहां का पोटेंशियल बी, नीचे आके यहां का पोटेंशियल बी। चलो कितने टर्मिनल्स हैं? ए बी बी। और बताओ यार, इस जगह की बात नहीं समझ में आ रही। ये जो कैपेसिटर है ये किसके बीच में है? ए और किसके बीच में? पता नहीं। देखो बाकी सब तो हमने बना लिया, देखो ध्यान से, हमने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, चलते 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 यहां का पोटेंशियल ए, ऊपर चलते 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 यहां का पोटेंशियल है, यहां नीचे आए कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ नहीं, इस जगह का पोटेंशियल भी ए। ठीक है, इसके बाद अब इधर ए नहीं बोल सकते, इधर नहीं, क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। यहां का पोटेंशियल बी माना तो यहां का पोटेंशियल बी, यहां का पोटेंशियल बी, और यहां का पोटेंशियल बी। चलो ये कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। ये कैपेसिटर किसके बीच में? पता नहीं, ए और किसके पता नहीं। ये कैपेसिटर किसके बीच में? पता नहीं, बी और किसके पता नहीं। ये कैपेसिटर किसके बीच में? ए और पता नहीं। तो यार इस पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल मान ले, बीच वाले का, बीच वाले का। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में? ए और बी। बहुत बढ़िया। ये किसके बीच में? पता नहीं, ए और ये पॉइंट। ये किसके बीच में? पता नहीं, बी और ये पॉइंट। ये किसके बीच में? ए और ये पॉइंट। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर कुछ मान लें तो काम बन जाएगा। एक काम करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं। अब देखो हमारे पास तीन टर्मिनल हैं, ए, एक्स और बी, ए, एक्स और बी। अब आ जाओ, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और एक्स के बीच में है, लगा लिया सी। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है? एक्स और बी के बीच में है, लगा लेते हैं एक्स और बी के बीच में सी। ये भी कवर हो गया, ए और एक्स के बीच में, ये भी कवर हो गया एक्स और बी के बीच में। फिर ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। अच्छा ये देखो, ए और बी के बीच में, अच्छा अच्छा अच्छा, ए ये लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया, ये भी कवर हो गया। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और एक्स के बीच में है। अच्छा ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है, कोई बात नहीं, सी। ये भी कवर हो गया, ए और एक्स के बीच में। ये वाला ए और एक्स के बीच में वो लगा हुआ है, ये वाला एक्स और बी के बीच में ये लगा है, ये वाला ए और बी के बीच में ये लगा दिया, और ये वाला ए और एक्स के बीच में वो ए और एक्स के बीच में लगा दिया। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। बहुत बढ़िया, बिटवीन ए एंड बी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये दोनों किस में दिखाई पड़ रहे हैं? पैरेलल में, सी और सी पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सी प्लस सी। पैरेलल में क्या करते हैं? C1 प्लस C2, C प्लस C कितना हुआ? 2C। तो इसको रिड्यूस करते हैं, ए एक्स बी, C और C कितना हो गया? 2C, C और C 2C, और यहां से कितना लगा हुआ है? C, और नीचे कितना लगा हुआ है? एक C लगा है। बहुत बढ़िया। अब 2C और C किस में हो गए? सीरीज में हो गए। 2C एंड C किस में हो गए? सीरीज।
2c कॉमा c किस में है, सीरीज में है। तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, आ जाओ। 2c भाई ये c और c किस में है, c एंड c किस में है, पैरेलल में। तो c और c का आ गया 2c, 2c और c किस में है, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में, c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। क्या वैल्यू है, एक की वैल्यू 2c, एक की वैल्यू c, तो 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस c कितना हो गया, 2c स्क्वायर अपॉन 3c। यहां से एक c कैंसिल, 2/3c। बहुत बढ़िया, ये दोनों सीरीज में थे। आंसर कितना आ रहा है, 2/3c। अच्छा फिर से ड्रॉ करें, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया, 2/3c। नीचे कितना लगा है, c लगा है। तो एक हो गया a, एक हो गया b, इनके बीच का इक्विवेलेंट कितना आया, 2/3c, और एक नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है कितना, c। देखो 2c और c का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2c और c का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2/3c। c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 से निकाल दिया 2/3c, और एक नीचे लगा हुआ है c, तो उसको भी लगा लिया। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। 2/3c कॉमा c किस में है, पैरेलल में है। अब बच्चों पैरेलल में है तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3c प्लस c कितना हो गया, एलसीएम हो गया 3, इधर आ जाएगा 3 और 2 कितना हुआ, 5/3c। बोलो क्लियर है, 5/3c, 5c/3। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये 5c/3। क्लियर, क्लियर, क्लियर है। सिंपल सी बात थी, यहां का पोटेंशियल A, तो यहां पे भी बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टर कैपेसिटर, तो यहां का A तो यहां का A, यहां से भी कोई एलिमेंट नहीं है तो यहां पे भी A लिख दिया। बहुत बढ़िया, यहां का B तो यहां का B, तो यहां का B तो यहां का B। अच्छा ये कैपेसिटर A और B के बीच में, ये कैपेसिटर पता नहीं किसके बीच में, ये और ये, तो मैंने कहा इस पॉइंट के पोटेंशियल को x मान लो, है ना। अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके बीच में बहुत से रेजिस्टर हैं या कैपेसिटर हैं, तो इसको मैंने x मान लिया। अब ये किसके बीच में, A और X के बीच में, ये किसके बीच में, B और X के बीच में, ये किसके बीच में, A और X। बस इसके बाद 3 टर्मिनल थे, AXB ड्रॉ कर लिया। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, A और X बना लिया। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, A और X के बीच में, एक और बना लिया। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, X और B के बीच में बना लिया। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, A और B के बीच में बना लिया। इसके बाद सॉल्व करना है। ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में, C और C 2C। ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में, 2C और C का सीरीज हमने सॉल्व किया, क्या मिला, 2/3c। और 2/3c और C किसमें हो गए, पैरेलल में, तो जोड़ दिया। क्लियर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला सवाल लें, अगला सवाल लें। अगला सवाल मैं नहीं करूंगा, सब लोग खुद से बताएंगे। आगे बढ़ें, चलो बताओ, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। चलो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सर हाउ वी विल नो, वी हैव टू अप्लाई दिस मेथड। कैसे पता चलेगा ये मेथड अप्लाई करना है, जब देखो बाकी मेथड नहीं वर्क कर रहे हैं तो ये लगाओगे। यहां से कुछ सीरीज पैरेलल दिखाई पड़ रहा है क्या, इसमें कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो क्वेश्चन करते करते आएगा। हाँ सर हाउ डू वी नो, ये कैपेसिटर का सवाल है हाउ डू वी नो, ये क्लास 12 में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आएगा। हाँ? अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, बताओ। बी 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 बता रहे सभी लोग, 2c/3 सभी का आंसर है, 3/2c सॉरी, बी बी बी। बहुत बढ़िया, सभी को आ गया ये मेथड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग सीख गए हैं। बी 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 बी, जिनका नहीं आया देखें क्यों नहीं आ रहा। बी 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 बी, आओ देखते हैं। चलो यहां कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है A और B के बीच में, नहीं दिख रहा। मैंने कहा A के पोटेंशियल को A मान लो, आगे बढ़े,
इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, इधर से इधर गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, इधर से नीचे आए, यहां आए, यहां का पोटेंशियल ए। अच्छा, यहां भी कोई एलिमेंट नहीं आया, यहां का पोटेंशियल भी कितना हुआ, ए हो गया। हेलो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम आ रहा है। यानी बी जैसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां बी जैसा कोई पोटेंशियल नहीं है। बात समझो, हमने कहा इसका पोटेंशियल ए, बहुत बढ़िया, इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल ए, यहां से आगे बढ़े, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया, ए हो गया। रीजन क्या है, यहां से इधर चलते वक्त कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ नहीं दिखा, इसको भी ए लिख दिया, बहुत बढ़िया। यहां से आगे बढ़े, अभी भी कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, यहां का भी कितना हो गया, ए। भाई यहां का ए तो ये भी ए, और ये भी कितना हो गया, ए हो गया। यानी बी जैसा कोई पॉइंट ही नहीं है। आपसे कह रहा है एक पॉइंट ए है, इससे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको चलो कुछ बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं। ये कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और एक्स। भाई ये पॉइंट नहीं समझ में आया था ना, बाकी तो ए मिल गया ना सब। अच्छा, इसको एक्स बोल देते हैं। तो ये कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में है। पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में, बना लिया। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में है, एक्स और ए के बीच में है, चलो वो भी बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में है, ये भी बना लेते हैं। अब बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, कितना हो गया, 3C, सी वाला है ना, ये करेक्ट हो गया है ना। गधो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहां निकालना था, बिटवीन ए एंड बी, तुम बिटवीन ए एंड एक्स निकाल रहे हो। किसी ने कहा तुमसे ए और एक्स के बीच में निकालने को, नहीं। अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर लग रहा है 3C लिखने में, हाथों को सुकून मिलता है, हैं? लिखेंगे हम। उन्होंने बोला है ए और बी के बीच में निकालने को, ये ए है और यही बी है। अरे 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 अरे, जो ए का पोटेंशियल वही बी का पोटेंशियल। देखो ए, यानी बिटवीन ए एंड बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप बिटवीन ए एंड बी की जगह ये नहीं लिख सकते हो ए एंड ए, हाय 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 हाय, दोनों का पोटेंशियल सेम। अरे भाई ए और बी का पोटेंशियल सेम है, वो एक तरह से बोल रहा है ए और ए के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। मतलब वो कह रहा है इस पॉइंट का इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कोई कैपेसिटर ही नहीं होगा। ए और ए के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जीरो, जीरो। अरे ए और एक्स के बीच में थोड़ी ना पूछा था, ए और एक्स के बीच में सी, ए और एक्स के बीच में सी, ए और एक्स के बीच में सी, 3C। ये तो ए और एक्स के बीच का हो गया, प्यारा बच्चा कट गया बहुत गंदा कट गया धुआं धुआं हो गया। सवाल समझ में आ रहा है, वो उसी पॉइंट से कैपेसिटेंस पूछ लिया। यहां का पोटेंशियल है, वहां का पोटेंशियल है, बिटवीन ए एंड ए जीरो होगा कि नहीं। मजा आ गया सर, बड़ा मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्लियर है। अब इसमें रीजन क्या बताऊं भाई, ए पॉइंट है और इसी पॉइंट से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मान लो यहां से आप ए से चले, यहां कचूर कुचूर कचूर कुचूर कचूर कुचूर कुछ हो रहा है, यहां बी पॉइंट है ना, या मान लो वहां एक्स पॉइंट है, यहां मान लो कोई जिग 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 एक्स पॉइंट है ना। और बोल रहा है ए का ए से ही बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जीरो, ए और ए के बीच में कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटर नहीं है। उल्लू बना दिया सर जी ने। चलें आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। चलो ये बताओ, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओए होए होए, 1 2 3 4 4 5 6 6 6, बताओ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। Find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B.
बताओ। ए, बताओ। पुरानी वीडियो जिसकी नहीं खुल रही हैं वो होप सलाई 406 पे मेल करे या इस नंबर पे व्हाट्सएप करे। देखो नीचे आ गई स्ट्रिप, ठीक है, नीचे मैंने स्ट्रिप चला दी, देख लेना। अब बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है अभी, व्हीटस्टोन पढ़ाया नहीं तो सवाल कैसे दूंगा, बताओ। कई लोग का आंसर क्या है, ए सिमेट्री बता रहे हैं, बीसीडी नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, शुरू कर रहा हूं मैं, अब ध्यान देना वरना रिपीट रिपीट चिल्लाओगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, आगे बढ़े, यहां का पोटेंशियल भी ए हो गया। अब देखो ये वायर में कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर कुछ नहीं, तो यहां का ए तो यहां का भी ए हो जाएगा। यहां का ए माना, ए हो गया, ठीक है। यहां का बी, अब यहां का भी बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। अब ये नहीं बोलना यहां का बी तो यहां का बी, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया है भैया। अब क्या करें, क्या नाम दें, अब क्या करें भाई? यहां का बी मानकर यहां का बी नहीं मान सकते, क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। तभी पोटेंशियल सेम मानना जब बीच में कोई एलिमेंट ना हो, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, बैटरी, सोनू, मोनू, सिट्टू, किट्टू कोई ना हो। जैसे यहां का ए माना, यहां ए चुर, यहां है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं। यहां का बी माना, यहां भी गलत हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहां का पोटेंशियल यक्स मान लेते हैं। यक्स मानने में कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो ये तार चला 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 चला, यहां आके जुड़ा, ये भी x हो जाएगा, x, और यहां से चला 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 चला, ये भी कितना हो गया, x। मैंने यहां का x माना, चले 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 x, चले 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 x, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास 3 पॉइंट हैं, a, x और b। पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, a और x के बीच में है, लगा लेते हैं c, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में है, x और a के बीच में है, वही बात है, x और a के बीच में है, लगा दिया c, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। तीसरा कैपेसिटर किसके बीच में है, a और x के बीच में है, लगा दिया c, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। चौथा कैपेसिटर और पांचवा कैपेसिटर किसके बीच में है, x और x के बीच में है। अरे चौथा और पांचवा, इसके लिए बड़ा डाउट हो रहा है, अरे बड़ा दिक्कत हो रहा है दादा, क्या करे इसका, ये तो 4 और 5 x और x के बीच में, छोड़ देते हैं, इसको भी देखते हैं। छठा कैपेसिटर कहां है, x और b के बीच में है, चलो इसको भी बना लिया c। अब बात आई 4 और 5 की। बच्चों ये कैपेसिटर कहां है, x और x के बीच में है, यानी x से ही निकले 1 2 और x पे ही लौट आए, यही तो कहानी हो रही है। x से ही निकले और x पे ही लौट आए, x से ही निकले और x पे ही लौट आए, ये कहानी हो गई। बच्चों ये कैपेसिटर्स इंक्लूड नहीं होंगे, मैं पूरी कहानी बताऊंगा, आराम से सुनना। ये दोनों कैपेसिटर इंक्लूड नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। देखो रीजन समझो, कहानी समझो इसके पीछे। ये दोनों कैपेसिटर, बच्चों सारे खेल है चार्ज का। अगर किसी कैपेसिटर में चार्ज जाएगा तो वो सर्किट का पार्ट होगा, अगर उसमें चार्ज ही नहीं गया तो वो सर्किट का पार्ट नहीं हुआ। अब सुनो ध्यान से, आराम से सुनो, कोई टेंशन नहीं है। चार्ज मान लो यहां पे पहुंच चुका है, इस जगह पे x पे, यहां पे। अब चार्ज के पास 2 रास्ता है, या तो इन कैपेसिटर से कूदता हुआ जाए, या तो चार्ज इस रास्ते से चला जाए। भाई ये भी x है, ये भी x है, सेम पॉइंट है, तो चार्ज को भाई ये रास्ता ज्यादा आसान दिख रहा है। चार्ज ने कहा हमको x से x पे ही रहना है, तो हम इस रास्ते से क्यों जाएंगे, यहां तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चार्ज वो रास्ता ढूंढेगा जहां पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सारा का सारा चार्ज इधर से निकल गया, जो भी चार्ज यहां आया पूरा का पूरा इधर से निकल गया। क्लियर हो रही है बात? बोलोगे सर यहां क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहां बीच में पोटेंशियल चेंज हो रहा है।
यहां बीच में कोई पोटेंशियल नहीं, x और x के बीच में ही दोनों C लगे हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज चूज करेगा कैसी पाथ, मिनिमम ऑब्स्टेकल वाली पाथ। x से x पे ही जाना है तो इस रास्ते से क्यों जाएं, इससे क्यों ना चल लें, बीच में दोनों कैपेसिटर, ये देखो x से x लगा, इसका इस सर्किट से कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्या हुआ, ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में, इनको हटा देते हैं। कौन कौन से इंक्लूड नहीं हुए, 4,5 डोंट पार्टिसिपेट। हाँ, अब ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, सी सी सी, इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 3C, तो A X B, हाँ A X B, A से X के बीच में C C C कितना हो गया 3C, और ये कितना है C। अब A और B के बीच में निकालना है बच्चों, 3C और C किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। ये तीनों किस में हो गए, C, C किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो हमने बोला C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C, 3C, ये उठा के यहां लगा दिया। अब 3C और C किस में हो गए, सीरीज में हो गए। थ्री सी और C किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो यहां से C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, सीरीज में यही करते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कितना हो गया 3C स्क्वायर अपॉन 4C, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 3/4C। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा पहला A, 3/4C। बोलो आया, बोलो आया, बोलो आया। अगर सेम टर्मिनल्स के बीच में ही कैपेसिटर लगा दें तो उन कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे सेम पोटेंशियल हो जाएगा, ऐसे केस में वो पोटेंशियल कैपेसिटर्स इंक्लूड नहीं होंगे। कई लोग अभी डाउट में, मुझे पता है, क्यों नहीं लिया इसको सर, इसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। 4 और 5 ने आपका क्या खेल बिगाड़ा था, क्या काम बिगाड़ा था। चलो अभी बताते हैं क्यों लिया, पहले इतना समझ में आया। मैंने बोला ए ये बन गया A, ये B, तो ये B नहीं बनेगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। मैंने कहा इसको X मान लेते हैं, जुर्र X सही है। पहला कैपेसिटर A और X के बीच में बना लिया, दूसरा कैपेसिटर X और A के बीच में बना लिया, तीसरा कैपेसिटर A और X के बीच में बना लिया, 3 बन गए। चौथा और पांचवा X और S के बीच में ही पड़ गया, अच्छा इसको हमने छोड़ दिया। छठा कहां है, X और B के बीच में बना लिया। ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, C 3C। अब 3C के साथ C किस में हो गया, सीरीज में, तो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, कितना आया 3/4C। अब बात आ रही है कि क्यों नहीं लिया उनको हमने सर, क्या दिक्कत थी इन दोनों से, 4 और 5 से। आओ समझते हैं, 4 और 5 कहां कनेक्टेड है, X और X पे। आ जाओ, 4,5 4 5 क्यों नहीं लिए, आओ समझते हैं। ये X, ये भी क्या है X। यहां पोटेंशियल मान लो तुम्हारा, कुछ भी मान लो, जो मानना हो मान लो 10 वोल्ट, तो यहां पोटेंशियल भी क्या है 10 वोल्ट। इसकी इस प्लेट पे पोटेंशियल कितना आ रहा 10 वोल्ट, इसकी इस प्लेट पोटेंशियल कितना आ रहा 10 वोल्ट। भाई यहां कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, यहां चार्ज ही नहीं आएगा। मान लो यहां एक ही कैपेसिटर होता तो यहां 10 वोल्ट, इसकी इस प्लेट पे भी 10 वोल्ट, यहां पे भी 10 वोल्ट। इस कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, इसमें चार्ज ही नहीं आना चाहिएगा। भाई चार्ज तो तभी आएगा जब आपको क्या मिले, जब आपको क्या मिले, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिले। चार्ज ऊपर वाले रास्ते से निकल जाएगा, शॉर्ट सर्किट से। यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, 10 और 10 क्यों इसके ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना चाहेगा। यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, यहां चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना, जब सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस कैपेसिटर लगा दें तब उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आ जाओ, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां पे आ गए, अब इन्फिनिटी वाले सर्किट आ गए, है ना, इन्फिनाइट कैपेसिटर्स, इन्फिनिट वाले सर्किट आ गए।
ये मेथड यूज करने में मजा नहीं आ रहा, अब क्या कर सकते हैं बच्चा, अब तुम्हारे मजे के लिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पे किसी हीरो हीरोइन से डांस करवा दें, है ना। आ जाओ, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लेडर शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 2 1 2 कहां तक, इन्फिनिटी तक गए हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब बताओ कैसे करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट तक गया हुआ है बच्चों। जब भी इंफिनिटी वाला सर्किट मिले तो सबसे पहली चीज आपको इंफिनिटी वाले सर्किट्स में ढूंढनी है, दैट इज रिपीटिंग यूनिट। इंफिनिटी वाले सर्किट में सबसे पहले क्या चीज ढूंढनी है अपने को, रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। यहां रिपीटिंग यूनिट देखो क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब रिपीटिंग यूनिट है 1 और 2। तो इसको बना लेते हैं, आ जाओ, रिपीटिंग यूनिट क्या है 1 और क्या है 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये रिपीटिंग यूनिट है। अगर इसी को हम रिपीट करते जाएं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अगर इसी को हम रिपीट करते जाएं तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 1 2 सबसे पहले क्या चीज ढूंढनी है, जब भी इंफिनिटी वाला सर्किट मिले। इसका एक बढ़िया सवाल भी है आज की डीपीपी में, आज भी आपको डीपीपी मिलेगी, आज के लेक्चर में भी डीपीपी है, उसका एक बढ़िया सवाल इसमें मिलेगा जो कि लेक्चर में नहीं कराएंगे हम। अच्छा, हमने कहा भाई इंफिनिटी वाले में क्या ढूंढो, रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये इसी को बार बार देखो, इसी को यहां से हम कॉपी पेस्ट करते जाएं तो पूरा सर्किट बन जाएगा। अच्छा, ये यूनिट कितनी बार आ रही है वहां पर, इनफाइनाइट टाइम्स। दिस यूनिट इज रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। ये यूनिट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं इस पूरी इनफाइनाइट यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। हम मान लेते हैं इस पूरी इनफाइनाइट तक की यूनिट्स का, इन सारी यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। हम एक चीज अज्यूम करते हैं, लेट अस टेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इंफिनिटी सर्किट को, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट अस टेक the equivalent capacitance for these infinite units is equals to x। मैंने इन इनफाइनाइट यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने मन में x मान लिया, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक आएगा, अगले लेक्चर में आएगा। अभी पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम खत्म करेंगे, तब डाइलेक्ट्रिक को लगाएंगे कैपेसिटर के बीच में, फिर डाइलेक्ट्रिक को हटाएंगे, बैटरी को लगाएंगे, वो सब करेंगे, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा लेट अस टेक, हमने कहा सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट पकड़ो। रिपीटिंग यूनिट क्या है 1 2, मिल गई। दिस यूनिट इज रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, ये यूनिट इनफिनाइट बाय रिपीट हो रही है, ठीक है। Let us take equivalent capacitance for these infinite units is equals to x। इन infinite units का 1 2 3 4 5 6 100 1000 है ना, लाख, इन सारी यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने x मान लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें से एक यूनिट निकाल लूं, तो बची हुई का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सोच के आंसर दो। अगर मैं इसमें से एक यूनिट निकाल लूं तो बची हुई यूनिट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? मैंने कहा इफ वी रिमूव वन यूनिट देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट -1 यूनिट्स कितना होगा? बताओ। इफ वी रिमूव, एक मिनट इसको होल्ड करना, इफ वी रिमूव
तो अगर हमने कहा इनफाइनाइट यूनिट्स का कैपेसिटेंस कितना माना x, एक यूनिट ये है, ऐसे करते करते हजार लाख यूनिट बन गई, उनका हमने कैपेसिटेंस मान लिया x। तो मैंने कहा इस इनफाइनाइट यूनिट में से अगर मैं एक यूनिट निकाल दूं तो कैपेसिटेंस कितना होगा? कई लोग कह रहे हैं x-1। क्यों भाई, क्यों x-1 क्यों? अरे यार इनफाइनाइट बहुत बड़ी चीज है, हजार यूनिट लाख यूनिट का कैपेसिटेंस x आ रहा है, तो एक का हटाने से x-1 हो जाएगा। इंफिनिटी माइनस समथिंग, इंफिनिटी प्लस समथिंग एक ही चीज होती है भाई। अरे भाई इंफिनिटी में कुछ जोड़ो, इंफिनिटी से कुछ हटाओ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। एक बात बताओ, इसमें से मैं एक यूनिट हटा दिया, इंफिनिटी-1 कितना होगा? इंफिनिटी-1 कितना होगा? इंफिनिटी-1 फिर से इनफाइनाइट यूनिट्स हो जाएगी। x बच्चा x इंटू n-1। देखो बबीता क्या हाल है इन बच्चों का, छी 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 छी। अरे भैया इंफिनिटी-1 यूनिट तुमने लिखा, इंफिनिटी-1 यूनिट लिखा, इंफिनिटी-1 मतलब इनफाइनाइट यूनिट फिर से हो गई, फिर से इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा? x आएगा। आए हाय हाय, इतनी छोटी सी बात ना समझ में आई। अरे इंफिनिटी में से एक माइनस करोगे वापस फिर से इनफाइनाइट यूनिट क्रिएट हो जाएगी। रावण के सर जैसा है, काटोगे फिर आ जाएगा, काटोगे फिर आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी मैंने कहा सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट पकड़ो। सबसे पहले चीज क्या पकड़नी है? रिपीटिंग यूनिट। तो हमने कहा 1,2 इज द रिपीटिंग यूनिट, बना लिया वहां पे 1,2 रिपीटिंग यूनिट, बहुत बढ़िया। 1,2 रिपीटिंग यूनिट, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा ये रिपीटिंग यूनिट बार 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 आ रही है। हम कहते हैं कितनी बार आई? इनफाइनाइट टाइम्स। लेट x टेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस इनफाइनाइट यूनिट इज x। इनफाइनाइट बार आने का x, इनफाइनाइट में से एक हटा दें तो बचे हुए का कितना होगा? x ही तो होगा भाई। इनफाइनाइट में से एक यूनिट माइनस करोगे वापस फिर कितनी यूनिट बन जाएगी? इनफाइनाइट। 10,100 लाख करोड़ में से एक माइनस करोगे वापस वो 10,100 लाख करोड़ यूनिट ही रहेगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर x रहेगा। एक निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो 1 2, अब सुन लो मैंने क्या किया, एक यूनिट बाहर निकाल ली, ठीक है ना, एक यूनिट बाहर निकाल ली। ये 1 2 1 2, पहले 1 है फिर 2 है। अच्छा इसको बनाते हैं पहले 1 फिर 2। अच्छा a 1 फिर 2, ये यही है। मैंने कहा एक यूनिट बाहर निकाली, एक यूनिट बाहर निकाली तो बची हुई का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? x होगा कि नहीं? एक को बाहर निकालने पे भी रिमेनिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये बेसिक्स में नहीं आता तो बेसिक्स में कहां है? तो प्री एडवांस में डाला है मैंने। और बताओ x होगा कि नहीं? मैंने कहा इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x, इसमें से एक यूनिट हटा के ऐसे मैंने मुन्नू ऐसे बाहर कर ली तो बच्चा बची हुई यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी तो x ही होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई ये एक यूनिट है, ऐसी कई यूनिट है, इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट अस टेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दीस इनफाइनाइट यूनिट्स भी x। इसमें से एक हटा दो तो बची हुई का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x होगा, बची हुई का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x होगा। तो मैंने एक को हटाया, बची हुई का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x हुआ, तो बची हुई का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने यहां लगा दिया x। मैंने इन सब को हटाया, इनका इक्विवेलेंट कितना है? x, तो यहां से मैंने x जोड़ दिया। बोलो आया? बोलो आया? फील नहीं आया? फील क्या चाहिए भाई? यहां करोड़ों लाखों सैकड़ों यूनिट्स थी, मैंने कहा उन सैकड़ों यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। मैंने कहा ठीक है सैकड़ों यूनिट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है, उसमें से एक यूनिट हटा दो तो बची हुई का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी तो x होगा। भाई इनफाइनाइट यूनिट का x, इनफाइनाइट -1 यानी फिर से इनफाइनाइट यूनिट हो गई, तो इनका कैपेसिटेंस x। तो इन सब का भी तो x होगा। अगर पूरे का x है तो इसका भी x,
एक हटाने से एक जोड़ने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से क्या फर्क पड़ेगा, इनफिनाइट यूनिट्स है। मैंने कहा पूरे का x तो इसका भी x, इसको हटाया और इतने का मैंने क्या बोला, x बोला। तो मैंने क्या किया, अगले पन्ने पे 1 2 और इससे क्या कनेक्ट कर लिया, x कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब सवाल बड़ा सिंपल हो गया। देखो 2 और x किस में दिखाई पड़ रहे हैं, सीरीज में। भाई यहां से चार्ज आएगा, जो इसमें चार्ज आएगा वही इसमें जाएगा, है कि नहीं। A और B के बीच में अगर तुम बैटरी लगा लो, जो तुमको मेथड बताया था, A और B के बीच में यदि तुम बैटरी कनेक्ट कर लो, A और B के बीच में बैटरी लगा लो, तो यहां से जो चार्ज आएगा Q, मान लो Q1 इसमें गया, Q2 इसमें गया, तो बच्चों जो Q1 इसमें गया वही Q1 इसमें जाएगा। बोलो इतनी बात आई। अगर A और B के बीच में बैटरी लगा लूं, Q चार्ज निकालूं, तो जो Q1 इसमें गया वही इसमें गया, यानी 2 और x किस में हो गए, सीरीज। तो 2, x इन सीरीज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 2 और x को हटा के हम ये लगा सकते हैं, ये रहा A, ये रहा B, यहां पे कितना लगा हुआ है 1, और 2x को हटा के हम लगा सकते हैं ये कैपेसिटेंस 2x अपॉन 2 प्लस x। अब बच्चों ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में है, A और B के बीच में। अब एक बात बताओ, लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अरे भैया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B x ही तो माना था तुमने, शुरू में तुमने यही तो कहा था कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मान लें इनफाइनाइट यूनिट्स का, x मान लें। तुमने शुरू में ही बोला है इनफाइनाइट यूनिट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माना, x। एक हटाया बचे हुए का भी कितना रहा, x। फिर आपने एक हटाया बचे हुए का x लाके आपने यहां जोड़ा, फिर मैंने कहा ये दोनों सीरीज में, तो 2x अपॉन 2 प्लस x लगा दिया। अब ये इसके साथ पैरेलल में, मैंने कहा इक्विवेलेंट 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में आया है, किसके बीच में आया है, बिटवीन A एंड B। और A और B के बीच का इक्विवेलेंट पहले से कितना है हमारा, x है। A और B के बीच का हमारा पहले से ही कितना है, x है। भाई यही तो हमने बोला है शुरू में कि लेट अस टेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दीज इनफाइनाइट यूनिट्स Bx। हमने शुरू में ही मान लिया कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये किसके बीच का इक्विवेलेंट है, A एंड B के बीच का। लेट अस टेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दीज इनफाइनाइट यूनिट Bx। शुरू में ही आपने मान लिया है, आपने सवाल शुरू होने से पहले ही कहा था कि इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। फिर मैंने कहा इसमें से एक यूनिट निकाल लो जो रिपीटिंग हो, और बची हुई का कैपेसिटेंस कितना होगा, x ही होगा, इनफाइनाइट यूनिट। तो x को उठाकर मैंने यहां पर जोड़ दिया। फिर मैंने कहा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। 2 और x किस में दिख रहा है, सीरीज में, तो 2x अपॉन 2 प्लस x, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये लगाया। अब इसके साथ ये किस में है, पैरेलल में, सो 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच का है, A और B के बीच का, और A और B के बीच के पहले ही हम क्या बोल चुके हैं, x बोल चुके हैं। खेल यहां से खत्म हो जाएगा। इस C की वैल्यू कितनी है, x है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। यहां से x इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस x, इधर मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 2 प्लस x प्लस 2x होगा। एलसीएम ले 2 प्लस x, 2 प्लस x प्लस 2x, ये 2 प्लस x इधर गया, x इंटू 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, यही है, 2 प्लस 3x। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 3x प्लस 2x, माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व कर लो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x को इधर लाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दराचार है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा देंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बच्चों यहां b कितना है, -1 है, तो -1 पे माइनस लगाएंगे, +1 प्लस माइनस अंडर रूट, भाई यही b होता है ना, ax स्क्वायर bx और ये c। तो b की वैल्यू कितनी दिख रही, -1, तो माइनस बी लगाया तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना दिख रहा 1 इंटू सी कितना दिख रहा -2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 8 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का आंसर बोलो कितना आएगा, +-3/2। अब x की दो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकता है 1 + 3/2, एक हो सकता है 1 - 3/2। ये 4/2 2 आया, ये -3 -2/2 -1। बच्चों ये तो हो नहीं सकता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली क्या होगा 2 होगा। बोलो आया। अरे माता का मंदिर नहीं है, यहां पे लोग फूल प्रसाद चढ़ाने आ गए चैट में। क्लियर है, 2, -1, बट -1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। एक सवाल दे इसका, करोगे खुद से, एक सवाल खुद से करोगे, चलो मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम भी दूंगा उसके लिए, करोगे। अगले वाले में कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्व करूंगा। चलो मैं दे रहा हूं, आ जाओ। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, आ जाओ। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो लग जाओ सभी लोग। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आई विल गिव यू 60 सेकेंड्स। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, स्टार्ट करो। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ ये बोर्ड का है, ये सब आ सकता है बोर्ड में। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। वैल्यू दिखाई पड़ रही है, ये 1 1 1 2 2 2 ऐसा है। ए से वन, ये है 2, ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, और फिर ऐसे जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। चलो 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट तक। अब बताओ, वन टू 1 2 1 2 इनफाइनाइट तक। अब बताओ, किसी का सही आंसर नहीं है अभी तक, अभी तक एक भी करेक्ट, हाँ अब करेक्ट आंसर आया एक, पहली बार, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे इतनी सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं। ये सवाल मैंने ना ही यूट्यूब पे कराया, ना ही कहीं दे रखा है, मैंने अभी क्रिएट किया इसको, कई बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये C1 C2 के नहीं, एकदम गलत है सबका, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास √3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2√3 - 1, तीसरा ऑप्शन है आपके पास √3 + 1, चौथा ऑप्शन है आपके पास √3 - 1। चलो 2 तो ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या मार रहे हो, 0 भी ऑप्शन नहीं है। हाँ अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ कैसे करें इसको। सबसे पहले क्या चीज पकड़ोगे बच्चों, इसकी रिपीटिंग यूनिट पकड़ोगे। सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट पकड़नी है अपने को।
रिपीटिंग, जब भी इनफाइनाइट वाला सर्किट दिखे सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट पकड़ो। रिपीटिंग यूनिट क्या है? 1 और 2, 1 और 2, ये है रिपीटिंग यूनिट। 1 2 1 2 1 2 है ना, इस तरह से ये रिपीटिंग यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट पकड़ो, क्या है? 1 2 1 2 1 2, ये रिपीटिंग यूनिट पकड़ ली। इसी को अगर हम इनफाइनाइट बार रिपीट कर दें तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हम बोलेंगे एक को हटाकर बचे हुए का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? x। पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? x। ये सब तो समझ में आ गया ना। क्या लिख लेंगे हम लिख लेंगे लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट यूनिट्स, कितना मान लेंगे? x। किसके बीच का हो गया ये? a और b के बीच का, है ना। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट -1 यूनिट्स। बाय इनफाइनाइट -1 फिर से इनफाइनाइट यूनिट्स हो जाएंगी। इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इन्फिनिटी, ये भी कितना रह जाएगा? x रह जाएगा। तो मैं सारी यूनिट्स को हटा दूंगा, यहां से सारी यूनिट्स को मैं हटा दूंगा एक्सेप्ट फॉर 1 यूनिट, और इन सभी यूनिट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? x। इन सभी को हटाया, इसका इक्विवेलेंट x। तो हम क्या करेंगे? a 1 2 1 2, ध्यान से समझो, 1 2 1 2 1 2 था, हमने कहा पूरे का इक्विवेलेंट कितना है? x। d, बहुत लोग का आंसर आ गया, d इज द करेक्ट आंसर। इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माना? x माना। मैंने कहा इसमें से अगर एक यूनिट हटा दे तो बचे हुए का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? इसको ऐसे ही करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के प्रॉब्लम करने का यही तरीका है। जहां इनफाइनाइट सीरीज दिखे यही अप्रोच लगानी है। पहले पूरी सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लो, पूरी सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लिया। अगर इसमें से एक यूनिट हटा भी दूं तो बचे हुए का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x ही होगा। तो बचे हुए का भी x ही रहा। एक यूनिट हटा दी, बहुत बढ़िया, 1 2 हटा दिया, बचे हुए का भी x है, बहुत बढ़िया, 1 2 हटा दिया, 1 2 हटा दिया, बचे हुए का भी कितना है? x है, जोड़ दिया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। 2 और x किस में है? सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। 2, x इन पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2 + x C1 + C2। कंफ्यूज मत होना रेजिस्टेंस से। पैरेलल में C1 + C2, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ये है 1, बहुत बढ़िया भाई। और 2 और x का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 + x आ गया। ये दोनों किसमें? भाई हमने एक यूनिट हटाई, बची हुई का इक्विवेलेंट भी कितना होगा? x। तो यहां हमने कहा भाई इसका x, एक यूनिट हटा के रखी है, बचे हुए का x लगा लिया। ये दोनों पैरेलल में तो कितना हो गया? 2 + x, बहुत बढ़िया, इसको यहां लगाया। अब 1 और 2 है प्लस x किसमें दिख रहे हैं? अब ये दोनों किसमें दिख रहे हैं? यहां से चार्ज q निकालोगे, दोनों में सेम जाएगा, यानी 1, 2 + x किसमें है? सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा सकते हैं। आ जाओ भाई, a से क्या है? 1 है, और यहां क्या है? 2 + x। सो 1, 2 + x किसमें है? सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 C2 / C1 + C2, यानी C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 × 2 + x / 1 + 2 + x। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, और A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितना? x है। तो हम बोल देंगे ये पूरी क्वांटिटी x के बराबर है। यानी हम आगे बोल सकते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि C इक्विवेलेंट, मैंने कहा भाई कि एक यूनिट हटा के बचे हुए का x, पहले तो पूरे का x, पहले मैंने पूरे का x बोला, फिर मैंने कहा एक यूनिट हटाया तो बचे हुए का भी x हुआ, एक यूनिट हटाया, बचे हुए का x लगा दिया। 2 और x पैरेलल में तो 2 + x, ठीक है। फिर ये दोनों सीरीज में, हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो हमने फॉर्म लगाया C1 C2 / C1 + C2, C1 C2 / C1 + C2। फिर हमने कहा ये C इक्विवेलेंट किसके बीच का निकाल रहे हो? A और B के बीच का, और A और B के बीच का ऑलरेडी कितना था? x ही था, यही तो माना था हमने। तो x
इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, नीचे क्या हो गया 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू 3 प्लस एक्स, x इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। अब कितना हो जाएगा ये 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। यहां से ये कितना होगा, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को इधर लाए माइनस, ये 3x है, प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ। एक्स स्क्वायर इसको इधर लाए माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स कितना हुआ 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है अपने को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया ax स्क्वायर bx और ये हो गया c। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है 1। You just have to solve this। x is equals to माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 बचा। x is equals to माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2। x is equals to माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3। भाई अंडर रूट 12 मतलब 4 इंटू 3, अंडर रूट 12 मतलब 4 इंटू 3, तो 4 में से 2 बाहर आ गया रूट 3 बटे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, x या तो माइनस 1 प्लस रूट 3 लिखो या माइनस 1 माइनस रूट 3 लिखो। बच्चों ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, ये हो सकता है ये पॉजिटिव है। रूट 3 होता है 1.73 जो कि माइनस 1 से बड़ा है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो आपको भाई इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी थी थोड़ी सी, ठीक है। चल क्या आंसर है रूट 3 माइनस 1। कैसे सॉल्व करना है तरीका समझ लो, उसके आगे मैथ्स है। तरीका क्या है, फिजिक्स कितनी है, फिजिक्स इतनी है कि a और b के बीच का इनफाइनाइट यूनिट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लो। a और b के बीच का इनफाइनाइट यूनिट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लो। फिर रिपीटिंग यूनिट को जरा ध्यान से देखना, वहीं गलती करते हैं बच्चे। रिपीटिंग यूनिट क्या है 1 2 2 1 2 1 2 मत लिख देना, सिर्फ एक बार 1 और 2, फिर देखो यही रिपीट हो रहा है 1 और 2, तो 1 2 उठा लिया। अब बची हुई का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा x, भाई पूरे का x है तो एक हटाने के बाद भी x होगा, ठीक है। तो 1 और 2 को हटाया, बची हुई का x लगाया, फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए x होना चाहिए, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, ये आया और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से x होगा, इक्वेट कर दिया। इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है। चलो व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, यहां पे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये वाला कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये है C3 और ये है C4 और एक बीच में C5 भी लगा रखा है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज मान लेते हैं ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ठीक है। इस टर्मिनल को चलो X बोल देते हैं, इस टर्मिनल को Y। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, गेहूं पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल, गेहूं पत्थर का पुल। अब समझो भाई, इसमें अगर मैं तुमसे कहूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, तो क्या करें भाई, कैसे करें सर इसको। ये दोनों शायद सीरीज में होते, पता नहीं, बीच में एक कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में होते,
पता नहीं बीच में एक कैपेसिटर है ना, कह नहीं सकते हम गेहूं पत्थर के इस पूल में क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज में। इसका आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि आगे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हेल्प करेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, इफ यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, इफ C1 बटे C4 इज इक्वल्स टू C2 बटे C3, मैंने इसको C1 बोला, इसको C2 बोला, इसको C3 बोला, इसको C4 बोला, बीच में एक C5 लगा लिया। मैंने कहा इफ यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, भाई समझ लो इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, वैल्यूज तुम यूट्यूब से याद करके आए हो तो तुमको गलत लग रहा है। यो अपॉन यो जो भी लिखा है, ठीक है, ये C1 लिखा है, ये C4, वो C2 और C3, यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? हाँ अब सही है। अब मैंने कहा इफ C1 अपॉन C4 इज इक्वल टू C2 बाई C3 देन X and Y have same potential, X and Y have same potential, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी ये जो कैपेसिटर है इसके इस तरफ का पोटेंशियल और इस तरफ का पोटेंशियल सेम हो गया है ना। देन X and Y have same potential, C5 is connected to same potential on both plates, C5 की दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं बच्चों, इस जो डायग्राम है इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। कभी भी ऐसा डायग्राम दिख जाए है ना जिसमें 5 कैपेसिटर हो या 5 रेजिस्टर हो, हाँ ये बोर्ड का ही है और आज का लास्ट टॉपिक भी है। हाँ अनबैलेंस कैसे सॉल्व करेंगे वो एडवांस के लेक्चर में आएगा, आज हम लोग प्री एडवांस में हैं, अभी बैलेंस पे ही करेंगे काम। अगर आपके पास ऐसा कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बना हो है ना जिसमें 5 रेजिस्टर हो या 5 कैपेसिटर हो, ठीक, C1 C2 C3 C4 कैसे भी लिखा हो सकता है, अभी अल्फाबेट्स मत याद करना, आप कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो हो जाए तो x और y का पोटेंशियल सेम हो जाता है। भाई यहां का पोटेंशियल सेम हो गया यानी ये प्लेट और ये प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। भाई जब दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे है तो कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, है ना। C5 is connected to same potential on both plates, C5 is connected to same potential on both plates। मैंने कहा अगर ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये बाई ये है तब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। अब बच्चों मान लो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यानी इस प्लेट के यहां पे भी 10 वोल्ट है, यहां पे भी 10 वोल्ट है, तो यानी इस कैपेसिटर का सर्किट में कोई काम नहीं होगा। भाई इसमें चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा, दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम। भाई एक पे प्लस होना चाहिए एक पे माइनस होना चाहिए तभी तो कैपेसिटर वर्क करेगा। कब होगी ये चीज, जब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये होता है, तब ऐसा देखा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अभी प्रूफ भी कर देंगे, अभी बता रहे हैं कि x और y का पोटेंशियल ऐसे केस में सेम हो जाएगा। और बच्चों जब पोटेंशियल ही सेम हो गया तो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम, जब पोटेंशियल सेम तो इस पे चार्ज नहीं, ऐसे केस में C5 has no role in circuit, यानी आप C5 को सर्किट से हटा भी सकते हो। कब हटा सकते हो, जब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो तो इसको निकाल कर फेंक दो, इसका सर्किट में कोई काम नहीं। अगर इस अपॉन इस और ये अपॉन ये सेम रेशियो आ रहा है तो इसको उठा के फेंक दो, इसका सर्किट में कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसकी दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल सेम है, इसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है।
सेम कहानी रजिस्टर में भी चलेगी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज रजिस्टर में भी मिलेगा। देखो जो बना है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर ये जो कहानी हो गई, ये जो कहानी हो गई, जब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी जब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल हो गया बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब ये बाय ये इज इक्वल्स टू ये बाय ये हो तब। हमेशा बैलेंस नहीं बोलते, हमेशा सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर C1 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C3 हो तो बीच वाले को निकालकर फेंक देना, उसका कोई काम सर्किट में नहीं होगा। क्यों फेंकना है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब ये बात हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो नोट कर लिया है? हाँ ये बोर्ड का टॉपिक है, आओ ये बोर्ड का है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। क्या था? यहां A पॉइंट था, यहां अपना B पॉइंट था, ठीक है ना? यही है खेल, ऐसे ही बनेगा। ये बन जाएगा। चलो नंबरिंग देखो, C1 और C2, C3 और C4। अच्छा ठीक है, यहां इन्होंने C1 बोला है, यहां इन्होंने C2 बोला है, यहां C3 बोला है, यहां C4। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम के चक्कर में मत पड़ना। ये पॉइंट X बोला, ये पॉइंट Y बोला। बीच वाला कैपेसिटर मैं अभी नहीं बना रहा, मैं प्रूव कर दूंगा कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है जब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो बीच में कैपेसिटर कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा, ये मैं प्रूव करूंगा कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अगर इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इनके बीच का जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पे इधर भी वही पोटेंशियल, इधर भी वही, इधर भी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, दोनों प्लेस प्लस पे रह जाएंगी 10 पे, या माइनस 10 पे रह गई दोनों, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो हम प्रूफ करेंगे। आ जाओ आ जाओ, एक काम करेंगे इस प्रूफ के लिए, ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर ली, बैटरी का पोटेंशियल मान लो V है, ठीक है। क्या किया? ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर ली और बैटरी का पोटेंशियल V मान लो। अब बैटरी की दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लेते हैं इस टर्मिनल का पोटेंशियल V और इसका 0। कल सिखाया था पोटेंशियल डिफरेंस V होना है, तो पॉजिटिव का V और इसका 0। अच्छा, ये V देखो यहां से चला, 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 यानी यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? V। 0 देखो यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यानी यहां का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। यहां तक बात समझ में आई? मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की A और B से, बैटरी का पोटेंशियल V माना, पॉजिटिव का V हो जाएगा, नेगेटिव का 0। यहां से चले कोई एलिमेंट नहीं है तो यहां पे भी V, यहां से चले कोई एलिमेंट नहीं है तो यहां पे भी 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बैटरी से Q चार्ज निकाल लेते हैं। बैटरी से Q चार्ज निकाल लेते हैं। ये Q चार्ज निकला, Q चार्ज यहां पहुंचा। अब Q चार्ज के पास दो रास्ते हैं जाने के। Q चार्ज के पास यहां से दो रास्ते हैं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। मान लेते हैं Q यहां डिवाइड हो गया, इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2। ठीक है, Q1 जब इसमें जाएगा तो यहां पे भी Q1 आएगा, ये दोनों सीरीज में है। यहां Q2 जाएगा तो यहां भी Q2 जाएगा, ये दोनों सीरीज में है। Q2 तो यहां पे भी Q2, यहां से Q1 आया, यहां से Q2 आया, मिलके कितना हो गया वापस? Q। बैटरी से Q निकाला था, बैटरी को Q वापस कर दिया। बैटरी से जितना चार्ज जितना करंट निकालो बैटरी को वापस कर दो। तो बैटरी ली V वोल्ट की हमने, इधर V माना, इधर 0 माना। बैटरी से Q चार्ज निकाला, Q आया, डिवाइड हुआ इसमें Q1, इसमें Q2। Q1 इसमें गया तो Q1 इसमें भी गया, Q2 इसमें गया तो Q2 इसमें भी, यहाँ पे Q1 Q2 जुड़ के Q हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं पहले वाले कैपेसिटर के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूं। पहले वाले कैपेसिटर के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल X मान लो,
इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लो, यहां का पोटेंशियल x है, यहां का पोटेंशियल y है। अगर मैं C1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं, फॉर C1 मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v माइनस x, यहां पोटेंशियल v है, वहां x माना, यहां y माना, v माइनस x। अब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, Q बराबर C, तो हमने लिख लिया Q1 अपॉन C1, v माइनस x, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस कैपेसिटर का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज पर कैपेसिटर, तो हमने बोला Q1 बटे C1, ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी बात की, C4 की, फॉर C4 v माइनस y, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, भाई पोटेंशियल इधर डिक्रीज कर रहा होगा तभी तो चार्ज आगे बढ़ रहा है, छोटी छोटी लॉजिक है, ये मत कहना कि v में से y क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज ऐसे ही जा रहा है, घटते हुए पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हमने लिखा v माइनस y, यहां पे चार्ज कितना गया, Q2 बटे C4, ये बन गई इक्वेशन। इसको इससे डिवाइड करके रख लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करके रख लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस दिस इक्वेशन 1, लेट अस दिस बी इक्वेशन 2, 1 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करके रख लेते हैं। क्या बनेगा, v माइनस एक्स अपॉन v माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1, और ये जब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा C4 अपॉन Q2, इसमें से ये डिवाइड किया v माइनस एक्स अपॉन v माइनस वाई, Q1 बाई C1 डिवाइडेड बाई Q2 बाई C4, जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखते हैं फॉर कैपेसिटर C2 की बात करें बच्चों, C2 किन पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा है, x और 0 के बीच में है, तो C2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, चार्ज कितना है Q1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C2, ये है भाई इक्वेशन 4। इसी तरह से लास्ट कैपेसिटर कौन सा है, C3 की बात करें, इसकी, ये किस पोटेंशियल डिफरेंस पे है, y और 0, चार्ज ऐसे जा रहा है मतलब y 0 से बड़ा है ना, चार्ज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है Q2 बटे C3, ये हो गई इक्वेशन 5। अब फोर्थ को 5 से डिवाइड कर लो, एक तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया है, एक फोर्थ को 5 से डिवाइड कर लो, कहां किया जाए, मेरे ख्याल से यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, यहां आ जाएगी, फोर्थ डिवाइड बाई 5, फोर्थ डिवाइड बाई 5, इसमें से इसको डिवाइड करोगे x अपॉन y इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा C3 अपॉन Q2, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 6। अब आप दो इक्वेशन पे ध्यान दो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 पे, आप दो इक्वेशन पे ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6, इनको हम दूसरे पेज पे लिख लें, v माइनस एक्स अपॉन v माइनस वाई, इक्वेशन 3, v माइनस एक्स अपॉन v माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1 और C4 अपॉन Q2, और इक्वेशन नंबर 6 क्या है मेरी, x अपॉन y इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2, मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो, C3 अपॉन Q2, ठीक है। डायग्राम वापस यहां देख लो, A B, ये हमारा था C1, ये हमारा C2, ये C3, ये C4, ये हमारा X, ये हमारा Y। अब हम बोलेंगे
इफ, कंडीशन की बात करते हैं, इफ C1 अपॉन C4, इफ C1 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C3, अगर बच्चों ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर हो जाए तो देखो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी कि नहीं। इफ C1 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C3, आप इसी इक्वेशन में सोचो, आप C1 अपॉन C4 की जगह क्या रख सकते हो, C2 बाई C3, C1 की जगह C2 रख दो, C4 की जगह C3, Q1 अपॉन, अब बोलो C1 अपॉन C4 यहां पे है, इसलिए क्या रख सकते हो, C2 अपॉन C3, C2 अपॉन C3, Q2। ध्यान से देखो ये दोनों इक्वेशन सेम दिखने लगी हैं एकदम 100%। ये कब होगा, जब ये कंडीशन लगाओगे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। इफ अगर ऐसा करे तो C1 अपॉन C4 किसके बराबर है, C2 अपॉन C3, तो C1 अपॉन C4 की जगह क्या रख दिया, C2 अपॉन C3 रख दिया। ठीक है, अब देखो ये और ये एकदम इक्वल है, इन दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, मतलब इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। देखो ये और ये एकदम बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ये और ये भी बराबर होगा, v माइनस एक्स अपॉन v माइनस वाई इज इक्वल्स टू x बटे y। अब यहां से क्या करो, y को इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, y इंटू वी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू वी माइनस वाई। यहां से हो जाएगा वाई वी माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वी माइनस वाई एक्स, वाई एक्स कैंसिल, एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई वी, वी कैंसिल, y इज इक्वल्स टू x। हमने प्रूफ कर लिया कि इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम है, खत्म बात। अब अगर पोटेंशियल सेम होगा, अब अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इनके बीच में जो कैपेसिटर लगा है उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर? अब बताओ यस और नो। क्लियर? मैंने धीमे 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 एक पॉइंट उठाया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, कैसे किया है मैंने इसकी प्रूविंग, देख लो एक बार कैसे की है। मैंने बोला कि भाई ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी लगा लो V की, इधर V इधर 0 बना लो, यहां से Q चार्ज निकालो, Q डिवाइड हुआ Q1 Q2 में, Q1 इसमें भी गया, Q2 इसमें भी गया। फिर मैंने कहा यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल भाई 0, यहां का X, यहां का Y। इस कैपेसिटर के लिए हमने क्या बोला, V माइनस एक्स, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1। इस कैपेसिटर के लिए x माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर के लिए डेल्टा V इज इक्वल्स टू Q बाई C। तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू Q1 बाई इज इक्वल्स टू, सॉरी अच्छा इसकी बात की फिर हमने, इसकी है ना, सेकेंड स्टेप में C4 की बात की। C4 के लिए V माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C4। फिर दोनों को डिवाइड करके एक इक्वेशन बनाई, फिर इसके लिए बोला x माइनस 0 Q1 बाई C2, इसके लिए y माइनस 0 Q2 बाई C3। फिर मैंने कहा इनको भी डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करके ये इक्वेशन बनी। फिर दोनों इक्वेशंस को मैंने यहां पे लिख लिया जो डिवाइड करके आई है, इन दोनों को डिवाइड करके ये, इन दोनों को डिवाइड करके ये, मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, ये और ये। फिर मैंने कहा अगर C1 बाई C4 C2 बाई C3 के बराबर है, अगर ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, अगर ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो रहा है, C1 बाई C4 और C2 बाई C3, C1 बाई C4 C2 बाई C3, यानी इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। बराबर किया, कट्टम पिट्टम किया, दिखा y इज इक्वल्स टू x। अब दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो यहां पे कैपेसिटर लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। आ जाओ सवाल पे, चलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। इज इट नेसेसरी फॉर जेई? शर्म नहीं आ रही पूछते हुए इतनी हलवा चीज पे। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। C5 का क्या होगा, निकाल के फेंक दो बेटा, कुछ नहीं होगा उसका। इधर भी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो बच्चों उसमें चार्ज कैसे डेवलप होगा, उस कैपेसिटर की चार्जिंग ही नहीं होगी।
चलो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो है, ये तो सब लोग श्योर हो गए। चलो, प्रूविंग नहीं आई कोई बात नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज है ये तो समझ में आ गया। आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं, बस ये चेक करना है। अगर बैलेंस्ड है तो बीच वाला कैपेसिटर निकाल कर फेंक सकते हैं। देखो बैलेंस्ड है कि नहीं। 1/2 इस तरफ से, और उस तरफ से कितना है 3/6। ये भी कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हाँ भाई बराबर है। यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो। जब भी यो बाई यो और यो बाई यो बराबर हो तो बीच वाले कैपेसिटर का सर्किट में कोई काम नहीं होता। यही समझना था आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगर यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो तो बीच वाले को निकाल कर फेंक दो। अब इसके बाद फिर से सर्किट बना लो। इधर हो गया 1, ये हो गया 3, इधर हो गया 2, ये हो गया 6। 1 3 2 6 और ये हो गया B। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बहुत आसान हो गया। 1 और 3 किस में है, सीरीज में दिख रहे हैं, और 2 और 4 भी किस, 2 और 6 भी किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। भाई एक बार ये निकल गया, ये गायब हो गया। 1 और 3 सीरीज में, 2 और 6 भी सीरीज में। सो 1 और 3 का सीरीज का कितना आएगा, 1,3 सीरीज में। तो बच्चों इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 × 3/1 + 3 कितना हो गया, 3/4। इसी तरह से 2 और 6 भी सीरीज में, 2,6 इन सीरीज। तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 × 6/2 + 6। तो 2 × 6 12 और 2 + 6 8, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 3/2। तो इनका इक्विवेलेंट 3/2, इनका इक्विवेलेंट 3/4, और किस में हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए। तो आगे बढ़ेंगे, ए और बी, बोलो बोलो। इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 और 3 का 3/4, और इनका 2 और 6 का कितना आया, 3/2। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/4 + 3/2। फाइनल आंसर इज 3/4 + 3/2। कितना हो गया एलसीएम, 4 हो जाएगा। 3 + 3 2 = 6, 9/4 फाइनल आंसर। यानी कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, 10, 4 2 = 8, 22.25 बी आएगा। बोलो आया, बी फॉर बबीता। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान है व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर बैलेंस्ड है तो। अभी जब एडवांस का हमारा लेक्चर आएगा एक और इसका, तो वहां पे बैलेंस नहीं होगा, तब ऐसा सवाल उठेगा जिसमें बैलेंसिंग नहीं दिखेगी। तब और क्या मेथड है, तब वो देखेंगे हम लोग वहां पे। अभी यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, बीच वाले को निकाल के फेंक दिया। 1 और 3 सीरीज में, 2 और 6 सीरीज में। 1 और 3 सीरीज में 3/4, 2 और 6 सीरीज में 3/2, 3/4 3/2 पैरेलल में ऐड कर दिया। क्लियर। चलो आखिरी सवाल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। 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 ये 5, ये 5, ये 10, ये 5, ये 5 और ये 5। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। 5 5 5 सारे हैं, बच 20 वाला 10 है। बताओ, कई लोग B बता रहे, कई लोग A बता रहे। बताओ। अब बताओ, अब बताओ।
एक काम करते हैं, वायर पे पोटेंशियल वाला खेल खेलते हैं। इसमें यहाँ का पोटेंशियल x मान लो, तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल भी x हो जाएगा, पर इसके आगे कहीं x नहीं मान सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा है। ठीक है ना, यहाँ x मान सकते हो पर यहाँ से आके अब इधर x नहीं मान सकते, बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छा, और बताओ, यहाँ y है, यहाँ y नहीं मान सकते क्योंकि बीच में 5 लगा है। बड़ी दुविधा है, बताओ क्या करें, बताओ क्या किया जाए, करें क्या, करें क्या, बताओ किया क्या जाए। भाई यहाँ x है तो यहाँ x मान लेते हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ y है, यहाँ y नहीं मान सकते क्योंकि बीच में 5 लगा है। क्या करें, एक काम करते हैं, इसको x माना और इसका कुछ नामकरण करते हैं। आ जाओ, इसको बोल देते हैं चलो a, इसको बोल देते हैं चलो b, इसको बोल देते हैं चलो c, कोई दिक्कत नहीं। हमने नंबरिंग कर ली, अलग ही नेमिंग कर ली। हमने बोला भाई इसको बोल देते हैं x, इसको बोल देते हैं इस वाले को, पहले वाले को a, और इस वाले को बोल देते हैं b, इस वाले को बोल देते हैं c, और वो y। हमारे पास क्या क्या टर्मिनल है, x a b c y। अब देखो, जब भी ऐसा दिख रहा हो ना कुछ कि लग रहा हो पैरेलल में है या कुछ व्हीट स्टोन भी हो सकता है, तो ऐसे लिखना, पहला पॉइंट ऐसे x, दूसरा पॉइंट a ऐसे ऊपर a, तीसरा पॉइंट ऐसे नीचे b, चौथा पॉइंट ऐसे c। फिर से दिखाऊं, फिर से सिखाता हूं, या इसको वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। मैंने एक पॉइंट को x माना, अगले वाले को a, अगले को b, अगले को c। जब भी ऐसा दिखने लगे कि हाँ यार ये कुछ व्हीट स्टोन जैसा बन तो सकता है, तो x a b c कैसे लिखना है, पहले x, फिर a, फिर नीचे b, फिर इधर c। वरना कभी समझ नहीं पाओगे व्हीट स्टोन बना कैसे, यहाँ कभी फील नहीं आएगा। x, फिर ऊपर चलो a, फिर नीचे चलो b, फिर सामने चलो c। खेल खत्म हो गया, x a b c। चलो x और a के बीच में 5 माइक्रोफैरड लगा दो, 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। हाँ, x और b के बीच में 5 माइक्रोफैरड लगा दो, 5 माइक्रोफैरड, बोलो ठीक है। x और a के बीच में 5 माइक्रोफैरड लगा दिया, x और b के बीच में 5 माइक्रोफैरड, ये भी लगा दिया। हाँ, अब ये दोनों हो गए। a और b के बीच में 10 माइक्रोफैरड, a और b के बीच में 10 माइक्रोफैरड, ये भी लगा दिया। b और c के बीच में, ये भी हो गया ना, b और c के बीच में 5 माइक्रोफैरड, b और c के बीच में 5 माइक्रोफैरड, ये भी हो गया। ये a और c के बीच में 5 माइक्रोफैरड, ये हो गया। और एक पॉइंट छूट गया हमारा y, तो यहां बना लेते हैं y, यहां बना लिया y। c और y के बीच में 5 माइक्रोफैरड। देखो एक बात तो तुम्हें क्लियर दिख रही है कि ये तो अलग से सॉल्व हो सकता है। ये दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल, यो बाय यो इज इक्वल्स टू यो बाय यो, यानी बीच में 10 वाले का कोई काम नहीं है। यो बाय यो इज इक्वल्स टू यो बाय यो, और ये अलग से लगा हुआ है। तो बचा x 5 5 5 5, ये क्या आ गया c 5y। अब बच्चों x और y के बीच में जाना है, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में जब n कैपेसिटर्स इक्वल लगे हों तो c बाई n, यानी 5 5, तो कितना हो गया 5/2, 5 5 कितना हो गया? दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, 5 5 5/2, 5 5 5/2, 5/2 5/2 पैरेलल में, 5 5 और 5 सीरीज में, 5/2 ढाई आंसर। 5 और 5 सीरीज में, 5/2, 5 और 5, ये दोनों किस में भाई? सीरीज में। ये दोनों किस में है भाई? सीरीज में। 5 और 5 सीरीज में क्या हो जाएगा? 5/2। 5 और 5 सीरीज में क्या हो जाएगा? 5/2, है ना। x यहां पे क्या था? c, ये y।
ये कितना है 5/2, ये कितना है 5/2 और ये कितना है 5, 5/2 5/2 पैरेलल में हो गए, ऐड हो जाएंगे 5/2 5/2 5, ये C ये Y, ये कितना है 5, 5 और 5 फिर से किस में आ गए, सीरीज में आ गए, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 यानी कितना हो गया 2.5। बोलो क्लियर है 2.5। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, कल मैं कोशिश करूंगा डीपीपी का सोल्यूशन देने का। डीपीपी सोल्यूशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारा सिलेबस लैग कर रहा है डीपीपी सोल्यूशन में। सो आई विल फाइंड समथिंग न्यू फॉर डीपीपी सोल्यूशन की वीडियो सोल्यूशन तो होने चाहिए डीपीपी के, पहला बात तो ये है। लेट अस सी हाउ कैन वी टैकल दैट। आप लोग भी सपोर्ट करना कि डीपीपी सोल्यूशन हम किस तरह से दें, ठीक है। हाँ कल कोई लाइव क्लास नहीं हो सकता, रिकॉर्डेड लेक्चर डालें या रिटर्न दे दें सोल्यूशन, है ना, बहुत अच्छे सवाल का सिर्फ वीडियो सोल्यूशन दें, ऐसा कुछ करें, है ना। अभी देखो सिलेबस में ऐसा लग रहा है लैग कर रहे हैं, बट ओवरऑल लैग नहीं करोगे क्योंकि वेरियस रीजंस हैं। अभी सिलेबस कट ऑफ होगा, अभी जेई नीट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, जेई नीट आगे बढ़ेगा, बोर्ड की डेट आगे जाएगी, तुम आराम से अच्छे से पढ़ाई करो और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ते रहो या केमिस्ट्री बायो भी पढ़ते रहो। ये नहीं कि पूरे दिन बैठे हैं, क्या करना है शाम को चलेंगे अलग सर के चौपाल पे मजा आएगा, ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं देख रहा हूं, मुझे लग भी रहा है कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोशिश करेंगे रिटन और रिकॉर्डेड का मिक्सचर करके आपको देने की कोशिश करेंगे, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। डीपीपी के क्वेश्चंस में मजा आ रहा है, आज की जरूर लगाना, आज फिर अच्छे सवाल है, कल की डीपीपी में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे, तो उनको सॉल्व करो। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली फिनिश अप कर देंगे, रैप अप कर देंगे, 4-5 दिन और बचे हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।